आप कह रहे हैं विपक्ष ने 10 साल में कोई रोल अदा नहीं जी किया, जी मुद्दे नहीं उठाए, जी। तो एक मित्र हैं, जरा सुनते हैं हाँ हाँ उनको, सुनिए। जरूर जरूर। कोई कर्जा माफी नहीं किया। 10 साल हो गए इनको, कर्जा माफ हमने किया था किसानों को, बिजली के बिल हमने माफ किए थे, इनने कोई माफ नहीं किया। जो एमएसपी है वो भी हरियाणा में किसानों को नहीं मिल रही। अब ये कह रहे हैं हम सारी फसलों पे एमएसपी दें, मुख्यमंत्री कहेंगे। उनकी क्या भाई, या तो लीगल गारंटी दें, जो एमएसपी से कम करे उसकी सजा हो, फिर तो आप माने देंगे लीगल गारंटी। सिर्फ चुनाव को देखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। किसान समझ चुके हैं। ये जो पहले 3 कानून लाए थे किसान विरोधी, किसानों के विरोध के बाद इनको वापस देना पड़ा। किसान समझ चुके हैं ये सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी किसी की नहीं है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा साहब एक मीडिया के प्रोडक्ट हैं और वो केवल मात्र प्रेस नोट के प्रोडक्ट हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्रेस नोट्स की ही राजनीति की है और प्रेस नोट के माध्यम से बोलना, जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क के ऊपर काम करना, यह इनकी राजनीतिक स्वभाव और संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। आज भी जो उन्होंने किसानों की बात की है, अब मैं इनसे इनका रिएक्ट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ पूछेंगे तो आपका स्वागत है। कि इनके शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने की कमेटी के अध्यक्ष स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे और वो रिपोर्ट धूल खाती रही। कभी भी उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कोई भी एक कदम भी कार्रवाई नहीं की और हमने उस मुद्दे को उठाया। हम सड़क पे गए, सड़कों के ऊपर आंदोलन किया। आप हमें वो दिखाते हो, फोटो दिखाते हो कि शर्ट उतार करके और सड़कों के ऊपर किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग के मुद्दे को लेकर के खड़ी थी और धूल फांकती हुई इस रिपोर्ट को निकाल करके 2014 के बाद मोदी जी ने उसके रिपोर्ट के एक एक बिंदु को क्रमवार लागू करना प्रारंभ किया, जिसको यहाँ तक के आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की है। और यही हुड्डा साहब की सरकार 10 साल चली थी, वो बताएं कि उन्होंने कितनी खरीदी की थी और कितनी खरीदी भारतीय जनता पार्टी के समय हुई है। खाद के लिए हरियाणा के हुड्डा सरकार के कार्यकाल में खाद जो है वो एसएचओ के थाने से वह राशन कार्ड दिखा करके किसानों को लाइन लगा करके धारा 144 के माध्यम से खाद लेनी पड़ा करती थी। हरियाणा में 10 वर्षों में खाद की कभी लाइन नहीं लगी, कभी काला बाजारी नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा 2-2 रुपये, 5-5 रुपये मिला करता था, जिसका हमने न्यूनतम 500 रुपये तय करते हुए उस मुआवजे को न केवल बढ़ाया बल्कि एक, मैंने पहले ही बोला कि एक बहुत ऐतिहासिक मुआवजा देने का काम किया। ये केवल मात्र किसान की बात करते हैं। कांग्रेस मूलतः चरित्र से किसान विरोधी है और किसान का सदा अहित करने का काम किया है। तो मेरे इनके कभी भी आंकड़ों की बात नहीं करते हैं। सदन के अंदर भी हम इनसे निवेदन करते थे कि आप आंकड़ों पर आइए, आप मुद्दों पर आइए और आप मेरे साथ इनके इंटरव्यू, एक आप मेरे साथ इनके बहस रख दीजिए कि वो अपने आंकड़े लेकर के आए। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि जहाँ कहें, जिस मंच पे कहें, सारे हरियाणा के टीवी चैनल इकट्ठा करके और आप जो है एक बहस रखवा दीजिए मेरे साथ में और मैं बहस करने को तैयार हूँ। वो मुद्दे लेकर के आए, एक एक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उनके समय में बिजली, आज हरियाणा प्रदेश के 6,500 गाँव में से 5,500 से अधिक, 5,500 से 6,000 के करीब गाँव में 24 घंटा बिजली मिल रही है। आज हरियाणा के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है। और आज जो सोलर ट्यूबवेल खेतों के अंदर, आप निकल जाइए कहीं पर भी, चारों तरफ आपको सोलर ट्यूबवेल्स दिखाई देंगे। यह एक बहुत बड़ी सौगात वह किसानों के लिए हुई है। तो किसानों के लिए जो मोदी जी ने कभी भी दुनिया में शायद ही कहीं पर होगा, मुझे लगता है कहीं नहीं होगा, कि एक वर्ग को एक पेंशन के नाते से, एक सम्मान के नाते से 6,000 रुपया सालाना किसानों को दिया जा रहा है। हरियाणा ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ एक अतिरिक्त तौर पर जो वो देने का घोषणा करने का काम किया है। ये ऐतिहासिक काम है जो इनके कभी सोच में ही नहीं थे। तो ये जो मुद्दे हैं, जो मूल विषय है कि इनके मुद्दे केवल और केवल वह प्रेस के माध्यम से हैं। जनता के बीच में कभी किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं किया। इनके उस राजनीति में संघर्ष नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, खुशबू हमारी सहयोगी हैं, वो एक सवाल करना चाहेंगी कैप्टन साहब। सर, कांग्रेस का हौसला तो बुलंद है ही प्रदेश में, जिस तरह से जवाब दो, हिसाब दो, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र के अंदर हिसाब उनको पहले भी मांगना चाहिए था।
और हिसाब मांगने के लिए निकले हैं तो अपना हिसाब भी देना चाहिए था, अपने 10 वर्षों के कुशासन का हिसाब देना चाहिए था। और वो कुशासन के हिसाब देते देते मुझे लगता है कि उनको हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगने की स्थिति पैदा होगी। उनके 10 वर्ष के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश ने जिस प्रकार से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद की राजनीति को झेलने को मजबूर होना पड़ा है, वास्तव में अगर दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा की जनता के बीच में निकले हैं तो उनको पहले अपने पिताजी की सरकार के कुकर्मों पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या कारण था कि हरियाणा के किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन वह पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करके, ज़मीन के अधिग्रहण का दबाव डाल करके, सस्ते में औने पौने दामों में वो ज़मीन ले करके और पूंजीपतियों को दे करके, और आज उनके ऊपर कितने ही केसेस भी इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि ज़मीन घोटाला उन्होंने किया। क्यों किसानों को उन्होंने मुआवजा देने का काम नहीं किया? क्यों हरियाणा के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ करने का, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया कि नौकरियां वो खुले आम मंडी लगा करके नौकरियां बेचा करते थे। खुले आम जो पेपर होते थे वो पेपर कहीं इकट्ठे बैठा करके पेपर लिखवाए जाया करते थे, अखबारों में लिस्ट आ जाया करती थी कि एचसीएस ऑफिसर कौन कौन मंत्री, विधायक और अफसर का रिश्तेदार या भविष्य में हो जाने वाला रिश्तेदार लगने वाला है। इस प्रकार की कमिटमेंट लेकर के एचसीएस लगाया करते थे या अन्य अधिकारी इनकी सरकार के अंदर लगा करते थे। इनका जो विकास का जो दायरा था वो पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचकुला से लेकर के पलवल तक 90 में से 85 हलके इनके विकास की योजना से बाहर थे। केवल 5 हलकों के अंदर उनका फोकस रहता था कि इसी प्रकार से अपने परिवार की राजनीति को स्थापित करने के लिए। तो हरियाणा की राजनीति को दूषित करने का काम इन्होंने किया है और इनको हिसाब देना पड़ेगा। हरियाणा की जनता हिसाब लेगी। वो हिसाब मांगने निकले हैं तो आए, आंकड़ों के साथ बात करें, किसी भी मंच के ऊपर हम उनके साथ में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और हिसाब सदन में लिया जाता है, सदन से वो भाग जाते हैं, सदन से वॉकआउट करते हैं। किसी भी बजट की, मुझे 5 बजट पेश करने का मुझे सौभाग्य मिला। हर बार मैं निवेदन करता था कि मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जितना क्रिटिकली आप हो सकता है इसको आप एग्जामिन करिए, जितना क्रिटिकली आप हो सकता है हमें इसके ऊपर टिप्पणी करके दीजिए। केवल इतना साहस रखिएगा कि उत्तर सुनकर के जरूर जाइएगा। एक बार भी मुझे उन्होंने ये सौभाग्य नहीं दिया कि वो अपने सवाल रख करके वो चले गए। मुझे उन्होंने श्रुति संतोष कभी नहीं दिया, मुझे मेरी बात को सुनने का उन्होंने मादा नहीं रखा।